हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की सीटेट की क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्लास 7 है आज की, यानी 7वीं क्लास है। 6 क्लास हो चुकी हैं। हिस्ट्री की 7वीं क्लास को शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। अध्याय 7 है राज्य से साम्राज्य। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं इसको। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने कड़क नोट मिले। दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उस एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। तो चलिए अब जानते हैं इन शेरों की कहानी को। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थगित किया गया है, जैसे ये बने हुए हैं इस वाले चित्र में। ये पत्थरों को काट कर बनाए गए हैं, फिर इन्हें विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक की निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इससे पहले कि हम जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। चलिए जानते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 1300 साल पहले की थी। जो अशोक थे तो मौर्य साम्राज्य से थे, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उनके दादाजी ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार में अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो जो अर्थशास्त्र है वो किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। इन्हीं को कौटिल्य कहते हैं और इन्हीं ने अर्थशास्त्र की किताब लिखी है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। नीचे मानचित्र है तो उसमें काले बिंदुओं से नगरों को दर्शाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। इसमें ये नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल को दर्शाया गया है। इसमें जो काले बिंदुओं से दर्शाए गए हैं वो नगर हैं और जो अभिलेख प्राप्ति स्थल हैं वो लाल बिंदुओं से दर्शाए गए हैं। आगे देखते हैं, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। तो जो राज्य थे वो साम्राज्य से छोटे थे।
साम्राज्य राज्यों से बड़े थे और इनकी रक्षा के लिए अधिक सेनाओं की भी आवश्यकता थी। आगे देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। आगे देखते हैं, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। जो संदेशवाहक थे वो संदेश ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। अब राजा तो एक जगह थे, लेकिन इनके जो साम्राज्य अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, उन पर नजर रखने के लिए संदेशवाहक थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, मतलब छोटे क्षेत्र भी थे, प्रांत भी थे। यहाँ पर इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। यानी जो राजकुमार होते थे, राजाओं के पुत्र, उनको वहां का राज्यपाल गवर्नर बना दिया जाता था और उनको वहां पर भेजा जाता था। कहाँ पर? जो छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने के लिए लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मौन जैसी चीजें लाकर दें। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मौन जैसी चीजें लाकर दें। अब नजराना किसे कहते हैं? एक शब्द नजराना जो प्रयोग हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा कर लिया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी में सम्राट। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। याद रखिएगा कि जो मेगास्थनीज था वो कहाँ का था? यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। तो
यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। यहाँ एक अंश दिया गया है, उसने विवरण दिया है भारत के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो ये लिखा है यहाँ पर कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। किसे? सम्राट को। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद मैदान से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उन्हें खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार दो रात एक ही कमरे में नहीं सोते। मतलब वो लगातार रात एक ही कमरे में नहीं सोते, कमरे को बदल लिया करते हैं। ऐसा किसने बताया है? ऐसा मेगास्थनीज ने लिखा है अपने विवरण में। और पाटलिपुत्र आधुनिक घटना के बारे में क्या लिखा है? यह एक विशाल खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज, 64 द्वार हैं, 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है। काठ यानी लकड़ी, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। आगे देखते हैं, अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक जो थे वो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। यानी ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों को लिखवाया। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में हैं। यानी अशोक के अभिलेख हैं वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। अब कलिंग युद्ध के बारे में और जान लेते हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम, जो वर्तमान में उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम है कलिंग। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने युद्ध किया तो बहुत लोग उसमें मारे गए, तो उनका मन जो है उनका विचलित हो गया और उन्होंने ये प्रण ले लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। ऐसा कब हुआ? कलिंग युद्ध के बाद हुआ। आगे देखते हैं, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। एक अभिलेख है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। कितने साल बाद? 8 साल बाद। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। तो कितने लोग, उसमें कितना खून खराबा हुआ होगा, कितना नरसंहार हुआ होगा कलिंग युद्ध में। आगे लिखा है, इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। अशोक ने कहा कि अब मैं धर्म का पालन करूंगा और दूसरों को इसकी शिक्षा दूंगा। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। तो इसलिए इन्होंने इस अभिलेख में ये वर्णन किया कि मेरे बाद मेरे बेटा और जो पोते हैं वो युद्ध ना करें, क्योंकि युद्ध का जो वो परिणाम होता है वो बहुत ही मन को विचलित करने वाला होता है। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म कैसे बढ़ाया जाए।
अशोक का धर्म क्या था? तो अशोक का धर्म किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे से व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। तो अशोक ने कहा कि प्रजा जो है मेरी, तो प्रजा में जो समस्याएं हैं उनका निदान करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। तो धम्म महामात्र नाम के अधिकारी किसने नियुक्त किए? अशोक ने नियुक्त किए। वो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अब निर्देश तो लिखवा दिए, लेकिन कुछ लोग अनपढ़ थे, वो पढ़ नहीं सकते थे। तो अधिकारी नियुक्त किए गए और उन्हें यह निर्देश दिया गया कि जो लोग बिना पढ़े लिखे हैं, उन अभिलेखों को पढ़ नहीं सकते, तो वो अधिकारी लोग उन लोगों को वो निर्देश जो है वो पढ़कर सुनाएंगे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रशासित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। तो ये याद रखना है कि पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक ने क्या संदेश दिया, उसको भी जान लेते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों की जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ हैं। यह हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे की धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म की प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए आदर करना चाहिए। ये अशोक ने संदेश दिया है अपनी प्रजा को। उन्होंने कहा कि अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना और दूसरे की धर्म की निंदा करना, ऐसा करना दोनों ही बातें गलत हैं। क्योंकि अगर अपने धर्म की श्रेष्ठता को बताएंगे तो आपके धर्म का नुकसान ज़्यादा होगा। अब इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। जहाँ सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी वसूलते थे, तो यहाँ भरा जाएगा कर वसूलते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में के रूप में भेजा जाता था। किसके रूप में भेजा जाता था? गवर्नर या राज्यपाल। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना दिया करते थे। सही गलत भी देख लेते हैं। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग था, ये गलत है। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, ये सही है। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, गलत है। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम है, ये भी गलत है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, ये सही। तो आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।